आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे विश्व के भूगोल पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि रेलवे पुलिस और इंडियन रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, काफ़ी लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। ये वीडियो आपके लक्ष्य तक आपको ज़रूर पहुंचाएगा, यकीन रखिए दोस्तों। आप वर्दी ज़रूर पहनेंगे दोस्तों, वर्दी मेरे जुनून, यही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो जो आकाशगंगा होती है दोस्तों, एफ जॉर्ज लेमेंतर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये चारों ओर फैल गया दोस्तों। तो इसमें प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। गैलेक्सी अनेक प्रकार में दृश्य होती है, या अंडाकार भी होती है, सर्पिलाकार भी, अनियमित आकार की होती है। पर 2005 में स्प्लिट्ज़र टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में अपनी धारणा प्रस्तुत की, और उसने ये कहा कि जो आकाशगंगा है उसका जो आकार है वो क्या है, सर्पिलाकार है। क्या है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। तो ये हो जाएगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, या फिर 50 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य को लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। सी पे दिया हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तारे का रंग सूचक होता है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तारे का रंग किसका सूचक होता है? दोस्तों तारे का जो रंग सूचक होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। तो डी पे दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर भारतीय मानक देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। कौन सा शहर है जो भारतीय मानक समय देशांतर के बहुत निकटतम है दोस्तों? तो वो है रीवा। रीवा ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी होती है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना जो होती है दोस्तों, वो होता है कृष्ण विवर। बात समझ में आ रही है? वो कौन सी घटना होती है? कृष्ण विवर होती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं दोस्तों। कितने हैं? 88 तारामंडल हैं। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सर सी वी रमन ने, एस जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, ब्रिटेल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। निम्नलिखित में से कौन है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में पल्सर भी पाया जाता है, ब्लैक होल भी पाया जाता है, क्वासर भी पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेल स्टार नहीं पाया जाता। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रिटेल स्टार की बात करें तो इसका संबंध एनीमेलिया जगत, इकानोडर्मेटा संघ तथा ओफिरूई वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान होता है। आगे चलते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की,
बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी कौन सी होती है? तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है दोस्तों, बताइए किनके बीच की औसत दूरी होती है? तो एक खगोलीय एकक जो औसत दूरी होती है वो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो ए भी ऑप्शन दिया हो तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। तो तारों के बीच की जो दूरी ज्ञात करने की जो इकाई मानी जाती है दोस्तों वो होती है प्रकाश वर्ष। कौन सी होती है? प्रकाश वर्ष होती है। तो डी भी दिया हुआ है तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या फिर ज्वालामुखियों के विस्फोट से? तो महाविस्फोट सिद्धांत जो संबंधित है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये मंच ऐसा है जो आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देता है जो आप अपने लक्ष्यों तक बहुत करीब पहुंच सकते हैं दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है? न्यूटन, गैलीलियो, पर्नी, कापरनिक्स। तो 1514 की बात है। पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कापरनिक्स ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी उसका परिक्रमा करती है। किसने कहा था? कापरनिक्स ने किया था। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब किया था? तो ये किया था 1514 में, याद रखिएगा। अगले चलते हैं। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? या प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, या अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, या प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये प्रकाशमान भी हैं और चमकते भी हैं। तो दोस्तों अगर हम ग्रह की बात करें तो यह प्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों का द्रव्यमान ड्यूटेरियम बर्निंग थ्रेशोल्ड से कम तथा ऐसे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते हों जो न्यूक्लियर रिएक्शन से ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। तो बी भी दिया हुआ तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं जो सूर्य सॉरी दोस्तों, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में, केवल द्रव अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, द्रवम गैसीय दोनों अवस्थाओं में सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं? तो दोस्तों सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो डी भी दिया हुआ तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम सूर्य के केंद्र में तापमान की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा? तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो आंसर बी भी दिया हुआ तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर, केवल पूर्णता पथ चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्र पर? तो दोस्तों हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्र पर। कहाँ पे दिया? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? प्रश्न पूछ रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य से पृथ्वी के बीच आ जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्रमा जब सूर्य, ये में लिखे ये वाह होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। दोस्तों ये वाह होगा। चलिए, तो
आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को, 21 सितंबर को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है दोस्तों 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस स्थिति को? उपसौर। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है, इसको क्या कहा जाता है? अपसौर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि। तो जो ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है उसका नाम है बुध। बुध बी पे दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो उसका नाम है बुध। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह माना जाता है शुक्र। शुक्र कहाँ पे दिया हुआ? बी पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। यानी भोर का तारा किसको कहा जाता है, या इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो सुबह का तारा कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है शुक्र को। बस समझ रही हो? सुबह का तारा किसको कहा जाता है? तो सुबह का तारा कहा जाता है दोस्तों शुक्र को। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और सूर्य को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसको इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, और मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है दोस्तों शुक्र। बी पे दिया हुआ, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। मैगेलियन अंतरिक्षयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? प्लूटो, शनि, मंगल, शुक्र। तो मैगेलियन अंतरिक्षयान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। किस ग्रह पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर भेजा गया था। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब भेजा गया था? 1989 में भेजा गया था। 1989 में भेजा गया था दोस्तों, ठीक है। और इसने चक्कर कब लगाया था? 1990 से 1994 तक चक्कर लगाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करेंगे? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा गर्म होगा वो सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब होगा, है ना। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? तो सूर्य के निकट, देखिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र होता है। और अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो कौन सा होता है? बुध। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कापरनिकस, टालमी, स्ट्रेबो। तो जिसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है दोस्तों, तो वो अरस्तु थे। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब कहा था? तो ये 384 से 322 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पृथ्वी के घर में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता। तो पृथ्वी के घर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु तत्व कौन सा होता है? लोहा होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में जो समय लगता है वो दोस्तों लगता है 8 मिनट का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्न में से किस दिन सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी पर होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या 3 जनवरी को? तो सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है 3 जनवरी को। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य और लुब्धा।
ऐसा तारा जो पृथ्वी के सबसे करीब है, तो कौन सा है दोस्तों? सूर्य। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है दोस्तों वो है शुक्र। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिंदगी कौन संग्रह पृथ्वी से निकटतम है? कीजिएगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये निम्नलिखित होगा, ठीक है, निम्नलिखित होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह, ठीक है, कौन सा ग्रह, संग नहीं, कौन सा ग्रह, कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो जो ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम है दोस्तों वो कौन सा है? मंगल ग्रह है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का ग्रह कौन सा है? मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का जो ग्रह है दोस्तों वो होता है बुध और शुक्र। कौन सा होता है? बुध और शुक्र होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, दिन रात किस कारण से होते हैं? भू परिक्रमण के कारण, भू परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, या फिर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो दिन रात जिसके कारण होते हैं दोस्तों उसका कारण है भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण बी पे दिया हुआ, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कर्क रेखा पर। तो दोस्तों सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधियां बराबर होती हैं, यानी 12-12 घंटे की होती हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए दोस्तों, ठीक है, ये कम होगा, कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। दोस्तों अगर सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को 1/4 कम कर दिया जाए तो किसकी संभावना है? तो संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, या मंगल के विषय में। बताइए दोस्तों। तो ये है मंगल के विषय में बात की जा रही है। किसके विषय में? मंगल के विषय में बात की जा रही है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो पृथ्वी के समान है। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, अरुण, शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वो कौन सा है? सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो व्यास होता है वो 14,27,096 किलोमीटर होता है, ठीक है, 14,02,796 किलोमीटर होता है। ये चलते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1,00,000, ठीक है, 1,42,796 किलोमीटर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा खांसी हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, शनि। तो सबसे भारी ग्रह जो होता है वो होता है दोस्तों बृहस्पति। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बृहस्पति का वलय होता है सिलिकॉन का बना होता है, अस्तित्व विहीन होता है, बहुत घना एवं अपारदर्शक होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बृहस्पति के वलयों की खोज सबसे पहले 1979 में वोयाजर ने एक स्पेस प्रोब ने की थी, ठीक है, और ये किसका बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है दोस्तों। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। एक प्रश्न और बन सकता है कि बृहस्पति के विलय की खोज कब की गई थी? तो ये की गई थी 1979 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं,
और इन वलयों को क्या कहते हैं? जोविनियन वलय भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। जिस ग्रह के चारों ओर वलय हैं उस ग्रह का नाम है दोस्तों शनि। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण, प्लूटो। सूर्य की परिक्रमा में कौन से ग्रह सर्वाधिक समय लेते हैं? तो उसका नाम है वरुण। कौन सा है दोस्तों? वरुण। तो सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पर स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1953 में, 1963 में, 1971 में, 1969 में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था दोस्तों 1969 में। कब रखा था? 1969 में रखा था। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार महीने में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं हों, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो ब्लू मून परिघटना होती है दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण तब होता है दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या फिर शनि का? तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है दोस्तों शनि का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 22। कितनी है? 22 है। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाया जाता है दोस्तों तो उसका भार घट जाता है। तो बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा होते हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। तो जिस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तो चंद्रमा है वो है बृहस्पति। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। हेल बॉब किसका नाम है दोस्तों? उछल तारा, कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। तो हेल बॉब जिसका नाम है उसका नाम है पुच्छल तारा। क्या दोस्तों? पुच्छल तारा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूँ दोस्तों। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जाने से पहले मैं जो एक लाइन कहता हूँ दोस्तों उसको हमेशा याद रखिएगा कि मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। दोस्तों अपनी मेहनत में इतने लगन के साथ जुट जाइए दोस्तों कि आपका लक्ष्य आपको हासिल हो जाए। दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो, अच्छे नंबरों से आपका सिलेक्शन हो। चलिए फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।